हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, आपका एग्जाम 15 तारीख को आपका एडीआरई का जो पहला पेपर है वो होने वाला है। उसी तरीके से फिर 29 को जो है वो सेकंड पेपर होने वाला है। तो अपने तैयारी को बूस्ट दे और प्रिपरेशन यूं ही चलाए रखें। आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 4, जो कि ये होने वाला है मैथ का एक मिनी मॉक टेस्ट। लेकिन आज मॉक टेस्ट की एक खास बात है, आज के मॉक टेस्ट में हम लोग बस नंबर सिस्टम और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से करने वाले हैं। मतलब दो ही टॉपिक को मैं यहाँ पे टच करूंगा। पहला तो नंबर सिस्टम और अगला क्या होने वाला है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर 59A44B is divisible by 36, then maximum value of A and B, then maximum value of A and B आपसे पूछा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल मैं ले रहा हूं वो तो आप यहाँ से देख लोगे। उसके अलावा जो भी होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार उसको गो थ्रू करना, उसके बाद आप कैसे रिलेट करते हो क्वेश्चंस के साथ वो तो आप यहाँ पे अभी सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए देखिए जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 59A44B। आपसे पूछ रहा है ये जो A और B का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब A प्लस B का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है। अब कब चाहिए ये, अगर वो नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर अगर 36 से डिविजिबल है तो। अच्छा, अब 36 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, लेकिन अमूमन तौर पे हम लोगों को 36 का डिविजिबिलिटी रूल यही पता होता है कि अगर तो नंबर 9 से भी कटे और अगर तो नंबर 4 से भी कटे, वो नंबर 36 से भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 का दो फैक्टर होता है, 9 और 4। इसका मतलब अगर तो नंबर 9 से कटेगा और अगर तो नंबर 4 से भी कटेगा तब जाके ये नंबर 36 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक एक करके चेक करेंगे। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब उसके जो आखिर के 3 डिजिट्स होते हैं वो तीनों डिजिट्स, या फिर हम कह सकते हैं आखिर का जो 3 नंबर होता है वो वाला नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर इतना? तो अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे है 4, फिर है यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए, एक डिजिट आना चाहिए। डिजिट मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब डिजिट्स यहाँ पे आ सकता है। 0 भी आ सकता है, मतलब ये 10 ऑप्शंस आपके पास है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक नंबर को यहाँ पे प्लेस करके अज्यूम कर लेंगे या फिर देख लेंगे कि ये तीनों नंबर मिलके 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। सिंपल। 440, पहले 0 रखते हैं, 440। अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हो तब देखिए ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर है इसका मतलब B का वैल्यू 0 हो सकता है। इसका मतलब B का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे और क्या क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, लेकिन अगर 1 रखूंगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 2 रख सकता हूँ, फिर भी ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 रख सकता हूँ, फिर भी डिविजिबल नहीं होगा। आप यहाँ पे 4 रख सकते हो, 4, 4, 4। अगर मैं B का वैल्यू 0 के अलावा 4 रखूं तब भी ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 4 रखते हैं तो 4, 4, 4 बनता है, दैट इज 444, एंड 444 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर चाहे A का कुछ भी वैल्यू रख दो, ये 4 से तो डिविजिबल होगा। सिंपल। उसके अलावा और क्या रख सकते हैं, देखिए 4 के बाद 5 रख के देखेंगे, नहीं कटेगा। 6 रख के देखेंगे, नहीं कटेगा। 7 रख के देखेंगे, वो भी नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ पे 8 रखना होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 8 रख देते हो तब भी जाके ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 के बाद 9 नहीं रख सकते और 9 के बाद तो और कोई डिजिट होता ही नहीं है, सिंगल डिजिट कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या, B का जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिला, हम लोग 0 रखेंगे तब भी जाके पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, 4 रखेंगे तब भी कट जाएगा और 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा। सिंपल इतना। अब आपको यहाँ पे B का वैल्यू तो पता चल गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर अभी दूसरे फॉर्म में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लाइक 59A440, 59A444, 59A448, कुछ भी हो सकता है। ये 3 नंबर बन सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है A प्लस B का। इसका मतलब क्या,
मैं ए का भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लूंगा, मैं बी का भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लूंगा। तो आप यहां से किसको सिलेक्ट करने वाले हो? देखो यहाँ पे आप यहां से 8 को सिलेक्ट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि बी का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 8 और पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0, 4 एंड 8। अगर यही मिनिमम वैल्यू पूछ देता तब हम लोग यहाँ पे क्या करते? 0 रखते। सिंपल इतना। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। अभी हम लोगों को ए का वैल्यू निकाल के लेके आना है। ए के भी बहुत अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन हम लोगों को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए का वैल्यू हम लोग 9 को यूज करते हुए निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं 8। अब देखो ये नंबर क्या बन गया? 59A448। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है? अगर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अगर तो सम ऑफ द डिजिट्स करके जो भी नंबर निकलता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 8, 4, 12, 12 and 4, 16, 16 and 9, 25, 25 and 5, 30। कितना आ रहा है यहाँ पे? 30। तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो रिजल्ट क्या बनता है? 30 प्लस ए। 30 प्लस है मतलब 30 प्लस कोई भी एक डिजिट होगा जिनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बताइए? उसके लिए हमको क्या करना होगा ना, 30 से ज्यादा, 30 से बड़ा कोई 9 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो 30 से ठीक बड़ा अगर 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं तो क्या हो जाता है? 9 से अगर मल्टीपल ढूंढते हैं तो 8 हो जाता है, सॉरी 36 हो जाता है। यहाँ इसका मतलब क्या? ए का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू 6 रखेंगे तो सम कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। और 36 तो 9 से डिविजिबल होता है। अगर 36 9 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। सिंपल। 6 के अलावा और क्या हो सकता है? 6 के अलावा देखो 30 के बाद 9 का मल्टीपल 36 था, तो 36 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 रखा। उसके बाद 36 के बाद कितना होता है? 45 होता है। तो 45 बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे? यहाँ पे आप लोग रखोगे 15, जो कि सिंगल डिजिट नहीं है, मतलब ए का वैल्यू 15 नहीं हो सकता। तो ए का एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 6। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोगों को चाहिए a प्लस बी। हम लोगों को चाहिए a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना? a का वैल्यू तो आया था 6 और b का वैल्यू कितना आया था? 8। b के बहुत सारे वैल्यूज थे लेकिन हम लोगों को लेना था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम लिया हमने 8। तो रिजल्ट कितना आता है? 6 प्लस 8 करने से 14। तो आपका 14 विल बी द आंसर। बस ऐसे करेंगे हम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्लियर है? हम लोग ऐसे ही करके अभी डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए, अच्छा ये वाला डिविजिबिलिटी पे नहीं है, ये वाला थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 13, 15। 6, 9, 12, 13, 15। मेरे को एक ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 6, 9, 12, 13 और 15 इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। यही होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट इज 9999। अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 6 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी हो, 13 से भी हो और 15 से भी हो। इसका मतलब क्या? मेरे को कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन सब डिजिट्स के या फिर इन सभी नंबर्स के एलसीएम से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब मैं इस पैटर्न में क्या करूंगा? 6, 9, 12, 6, 9, 12, 13, 6, 9, 12, 13 एंड 15 इन सारे नंबर्स का मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? एलसीएम निकाल लूंगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल के लेके आ जाना है। और इन सारे नंबर का एलसीएम कितना होता है एक बार देख लेते हैं। 6, 9, अच्छा 6, 12 और 15, 6, 12 और 15 का तो बनता है 60। अच्छा 60 बनता है, 60 और फिर ये फिर 9 का बना, 60 और 9 का कितना बन जाता है? 360 बन जाएगा। 60 और 9 का तो 180 भी बन सकता है, 180। अच्छा 180 और 13 का चाहिए, 180 और 13 का अगर चाहिए तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे हो जाएगा 180। अच्छा सॉरी, रेशियो अगर निकालते हैं तो 180 इंटू 13 इंटू 18 दैट इज 180, 180 234। अच्छा इसका जो एलसीएम होता है वो 234 इतना निकल रहा है। ठीक है, मैंने कैसे निकाला उसको एक बार देख लेते हैं।
आप लोग खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आप लोगों को इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़े वो इजी नंबर्स को पहले ढूंढा। 6, 12 और 15, इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 60। उसके बाद मैंने 60 और 9 का एलसीएम निकाल लिया। 60 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 60 और 9 का एलसीएम 180 होता है। कितना होता है, 180। उसके बाद बचता है 13, तो 180 और 13 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 180 इंटू 13 कर दिया, तो यहाँ पे 2340 आया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना आपके ऊपर है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोगों का जो टारगेट होगा वो होगा इस नंबर का एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाला। अब मेरे को क्या करना है, ये जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, इससे ये वाला नंबर ऐसे करके डिवाइड कर देना है। सिंपल है, ये वाला नंबर डिवाइड कर देना। चलिए डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड करोगे तो देखोगे कितना जा रहा है, यहाँ से 2300, 4004 से जा रहा है, 4 से कटता है। 4 से अगर कट जाता है तो 4 0 0, 4 4 16, 1 बचा 12 13, फिर यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे 9, इतना आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है, कुछ रिमाइंडर कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, 9 और फिर यहाँ पे 6 3 बन रहा है, फिर ये 9 और यहाँ पे 3 कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, 639, मतलब रिमाइंडर कितना बन रहा है, 639। स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को लिखा, उसके बाद तो इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया। अब उसके बाद इस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद अपने को ना क्वोशंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अपने को बस ये रिमाइंडर चाहिए। अब रिमाइंडर क्यों चाहिए, चलिए 4 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर इतना आता है। अब आप लोग क्या करोगे आंसर निकालने के लिए, वो जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था उस वाले नंबर से इस रिमाइंडर को बस माइनस कर दोगे, इस रिमाइंडर को माइनस कर दोगे। तो 999 से अगर ये वाला माइनस होता है तो 9360, 9360, तो 9360 विल बी द आंसर। इस प्रोसेस में आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज और आप कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन के लिए, हम लोगों को बस ये 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर ही चाहिए, बट मैक्सिमम वाला चाहिए जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो बस आप इसका ना मल्टीपल देख सकते हो, 2340 का मल्टीपल। तो 2340 का जो हाईएस्ट मल्टीपल होता है 4 डिजिट में, वो यही होता है 9360। तो आप डायरेक्टली ये भी निकाल सकते थे, लेकिन हाँ, ये वाला पूरा मेथड है। मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखोगे, फिर इन नंबर्स का जिससे वो डिविजिबल होने वाला है उसका एलसीएम निकाल लोगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है, सॉरी, अगर तो वो नंबर 2340 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही, क्योंकि हम लोग 6 और 9 का ही एलसीएम निकाल रहे हैं। उसी तरीके से 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, 13 से भी होगा, 15 से भी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, इस पूरे वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, अगर तो रिमाइंडर नहीं आता है इसका मतलब यही वो वाला नंबर है जो कि इन सारे नंबर से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर आता है तो हम लोग अपने इसी वाले नंबर से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वही आपका हो जाएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि 6, 9, 12, 13, 15 से डिविजिबल होगा। सिंपल, इसी तरीके से इसको करेंगे। आपको बस ये मेथड्स याद रखने हैं, कैसे कैसे मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके एडीआरई में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से एक बार ध्यान देना। शॉर्टकट्स बहुत है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस पैटर्न में, लेकिन शॉर्टकट अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप समझ पाओ चीजों को। चलिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4104 एंड द एचसीएफ इज 9। इफ वन ऑफ द नंबर इज 171, फाइंड द अदर। एलसीएम और एचसीएफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ का एक काफी स्टैंडर्ड रिलेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। गिवन दैट x and y आर टू नंबर्स, अगर x and y दो नंबर हुआ तो x और y का एलसीएम इंटू x और y का ही एचसीएफ मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ये वाला रिलेशन, ये आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे यही वाला रिलेशन को यूज करने वाले हैं। सिंपल। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, दैट इज 4104। आपको उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ भी दिया हुआ है, दैट इज 9। आपको उन्हीं दोनों नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर, तो मैं मान लेता हूं कि x दिया हुआ है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकाल के लेके आ जाएंगे। सबसे पहले तो देखो 9 से तो ये वाला कट जाता है, दैट इज 19। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 4104 डिवाइडेड बाय 19। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
आंसर कितना निकलता है एक बार देख लेते हैं। 19 से कटेगा तो 2, यहाँ पे 2 जाएगा, फिर 38 3 जा रहा है, 0 1 जा 0 4 216, तो 216 विल बी द आंसर। एक बार चेक कर लेना, 216 95 इधर 14, ठीक है 216, तो 216 विल बी द आंसर। मतलब अगर तो दो नंबर का एलसीएम 4104 हुआ, अगर तो एचसीएफ 9 हुआ, और एक नंबर अगर 171 हुआ, तो अगला वाला नंबर 216 होना जरूरी है। बस यही वाला आपका 38 2 3 0 1 11 और फिर 4 सही है, 216 विल बी द आंसर। तो ये वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन कौन सा? ये वाला, सिंपल। आगे चलते हैं, फिर से देखिए एक डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बना हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल पे 9 3 11 इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 9 3 11 8 इससे भी बनते हैं, 7 13 इन नंबर से भी बनता है। तो यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पता होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, होता क्या है मैं यहाँ पे एक बार डिक्टेट करके दे देता हूँ। किसी भी नंबर में सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस, फिर सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेस और सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेस, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो तब जाके वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। यही वाला होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। उस हिसाब से चलेंगे। 8219x आपके पास ये वाला नंबर दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिजिट्स इन दी ऑड प्लेसेस को सम करेंगे। तो डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस देखिए ये हो गया, ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग डिजिट्स इन दी इवन प्लेसेस को भी सम करेंगे, ये हो गया और ये हो गया। तो चलिए ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, एक्चुअली में हम लोग माइनस नहीं करते, हम लोग उसका डिफरेंस ही निकालते हैं। ठीक है, माइनस करोगे तो आप कभी कभी वहां पे रिजल्ट में माइनस भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को इन दोनों का डिफरेंस 0 चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑड का सम कितना हो जाएगा। ऑड का सम अगर करते हैं तो 8 + 1 9, 9 + x 9 + x माइनस 2 + 9 2 + 9, चलिए तो 9 + x -11। अच्छा, मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आया तब जाके ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब आप मेरे को सोच के बताओ, 9 और x का एक सम होगा, उसको अगर 11 उससे अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तब जाके रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिंगल डिजिट रखना है क्योंकि x का तो एक सिंगल इंटीजर आने वाला है वैल्यू। अच्छा, तो 9 के साथ हम लोग अगर 2 को रख देते हैं, 9 + 2 दैट इज 11, और 11 माइनस अगर 11 करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। इसका मतलब क्या, x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है 2। तो x विल बी द x is 2। अगर x के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं तब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसी तरीके से जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए वो पता होना चाहिए। अगर दोनों पता है तो नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पक्के हैं। चलिए, अच्छा पहला एक हमने किया था अभी, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और यहाँ पे हम लोग करेंगे व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो दोनों ही केस में आपको सबसे पहले तो वो नंबर को लिख लेना है। दोनों ही केस में आपको सबसे पहले तो नंबर को लिख लेना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वेश्चन करने के तरीके में। लिख लिया यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, विच वन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। थोड़ी देर के लिए हम लोग ये रिमाइंडर वाला भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ये रिमाइंडर वाला लाइन भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे एक ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि 4 डिजिट का नंबर हो और 3 4 और 5 6 से डिविजिबल हो। इसके लिए हम लोग 3 से अलग निकालेंगे, 4 से अलग, 5 से अलग, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, 3 4 5 एंड 6 का एलसीएम कितना होता है आप सभी को पता होगा, 60 होता है, जो कि काफी इजी है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे के पूरे नंबर को 60 से डिवाइड कर देना है। देखिए पहला वाला ही प्रोसेस में अभी तक चल रहा है, 60 से डिवाइड कर देना है। चलिए 60 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते हैं, 60 1 जा 60, रिमाइंडर 40, फिर एक 0 उतरा 400, 60 6 जा 360, तो रिमाइंडर कितना निकलता है 40। रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 40। अब आपको अगर ये पूछ देता कि व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6,
अगर यहां तक होता, ये वाला अगर क्वेश्चन में ना होता, तब आप लोग क्या करते? 1000 1000 लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी प्लस कर देते हैं तो ये वाला नंबर 4 डिजिट ना बन के 5 डिजिट बन जाए। सॉरी, अगर इसमें से हम लोग कुछ भी माइनस कर देते हैं, माइनस अगर कर देते हैं तो ये वाला नंबर 4 डिजिट ना बन के 3 डिजिट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसमें कुछ प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस करते हैं। क्या प्लस करेंगे? हम लोग प्लस करेंगे आपका ये जो एलसीएम निकला था और आपका जो ये रिमाइंडर निकला था उसके डिफरेंस को प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या प्लस करेंगे? 60 माइनस 40। बस। पिछले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? तो ये वाले नंबर से हम लोग कुछ माइनस कर रहे थे। किसको माइनस कर रहे थे? डायरेक्टली रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे। इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं? यही वाला नंबर लीस्ट 4 डिजिट नंबर से कुछ बढ़ा के लिखेंगे। अगर हम लोग घटा के लिखते हैं तो वो 4 डिजिट नंबर तो नहीं रहेगा, तो कुछ तो बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 60 जो कि एलसीएम निकला हुआ था सारे नंबर, माइनस 40 जो कि आपका रिमाइंडर था। तो हम लोग का ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 1020। मतलब आंसर आना चाहिए 1020। लेकिन अभी देखो आपको बोल रहा है आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि हर एक सिचुएशन में आपको 2 का रिमाइंडर दे, हर एक सिचुएशन में 2 का रिमाइंडर दे। अब ये जो नंबर निकला ना, ये 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब अगर हर एक केस में आपको 2 का रिमाइंडर चाहिए तो जो नंबर है वो खुद में 2 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना? 1022। ये वाला सिंपल लॉजिक से हमने ये इसको किया, क्योंकि अगर मैं 2 को प्लस कर देता हूं तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल होने के बाद 2 रिमाइंडर में चला जाएगा, 5 से डिविजिबल होने के बाद भी 2 रिमाइंडर में चला जाएगा, सिमिलरली 4 और 6 से भी चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1022। तो इसी तरीके से टैकल करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, आपको बस वो प्रोसेस पता होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए, if 23846x is divisible by 6 then find the smallest value of x। सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं 23846x। अगर ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है तो मेरे को ये x का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक बार चेक करते हैं 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होता क्या है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और तो अगर ये नंबर 3 के साथ भी डिविजिबल है, मतलब 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, तब जाके ये कंप्लीटली 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब 2 और 3, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 वाला तो बाद में करते हैं, 2 का तो बहुत आसान होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर तो लास्ट में अगर तो यूनिट डिजिट इवन हुआ तो वो 2 से डिविजिबल, अगर तो यूनिट डिजिट 0 हुआ या फिर कोई भी इवन नंबर हुआ तब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उस हिसाब से 1 तो आपका x का वैल्यू नहीं आ सकता, 3 भी आपका x का वैल्यू नहीं आ सकता। क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। सिंपल। तो हम लोग अभी यहाँ पे 2 नंबर कन्वर्ट करके लिख देते हैं 238462। 2 क्यों लिया यहाँ पे? इस वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। और 4 क्यों लेंगे? 238464 इस वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। सिंपल। दोनों को चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ये दोनों नंबर 2 से तो डिविजिबल है। अब जो वाला भी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा वो वाला नंबर 6 से डिविजिबल होगा, और जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। मतलब अगर आप सम ऑफ द डिजिट्स करते हो, अगर तो वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल। चलिए सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 4 17, 17 + 6 23, 23 + 2 25। यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 25। चलिए यहाँ पे सम कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 13 17 23 27। यहाँ पे सम किया तो कितना आया? 27 आया। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल था, ये भी नंबर 2 से डिविजिबल था, लेकिन ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है और ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि ये जो 27 है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू कौन सा रख सकते हैं? या तो 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं।
4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। 4 विल बी द आंसर, 2 नहीं हो सकता, आंसर विल बी 4। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी 4 ही हो जाएगा, सिंपल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल था। इसी तरीके से आप नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मैं कहूंगा अगर आप नहीं जानते हो तो आज ही आप गूगल पे जाए, यूट्यूब में जाए, कहीं पे भी जाए, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लो। अगर तो क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर तो वो होना चाहिए, आपको गूगल में सर्च करने से ही मिल जाएगा सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए आगे देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 899 द रिमाइंडर इज 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर बी। कोई नंबर अगर 899 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिमाइंडर बनता है 63। उसी नंबर को अगर मैं 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो रिमाइंडर था ना, इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, जिस भी नंबर से आपको यहाँ पे पूछा गया है डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 से अगर जाए तो 2 से जाता है 58, 58 मतलब क्या, रिमाइंडर कितना 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। 5 विल बी द आंसर, एकदम सिंपल चीज है। जो भी रिमाइंडर जाएगा अगले वाले जिस नंबर से चेक करने बोलेगा आप उसको डिवाइड कर दो उससे, बस जो भी फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा लॉजिकली सोच लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर 899 था, अगर मैं उसको 899 से ही डिवाइड कर दूं, अगर तो मैं उसको 899 से ही डिवाइड कर दूं तब मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता है, तब मेरा रिमाइंडर आना चाहिए 63। अब देखिए 899 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें अगर 63 का रिमाइंडर लाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला नंबर प्लस 63 होगा, कहीं ना कहीं ये वाला नंबर प्लस 63 तो होगा। मतलब 899 को सॉरी यहाँ पे कितना हो जाता है 962। अगर मैं 962 को 899 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आ जाता है 63 आ जाता है। अब आपको कह रहा है अगर आप इसी नंबर को 29 से डिवाइड करते हो तब आपका रिमाइंडर कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस चेक करने के लिए 962 को ही एक बार 29 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 29 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 29 3 87, यहां से बचा 3 और यहां पे बचा 9, फिर 3 87 और रिमाइंडर देखिए कितना बचता है 5, बस। तो वही था आपका सॉल्यूशन, लेकिन आपको उतना डीप में नहीं जाना है, आप डायरेक्टली ये कर सकते थे, ऐसे करेंगे आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, आंसर कितना बनता है 5 बनता है, 5 विल बी द आंसर। यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया। चलिए फिर से आगे चलते हैं। उम्मीद आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है, आप थोड़े भी हेल्पफुल हो रहे हो इस वीडियो से, आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, हमारे सेशन को जरूर से लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए ये थे कुछ आपके डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर या फिर एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर क्वेश्चंस। मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन अभी ये वाला प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। अब ट्रेन्स से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ट्रेन्स कह लूं या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको कह लूं, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी छोड़ के नहीं चल सकते। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे। समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आनंद विथ हिज फैमिली ट्रेवल्ड फ्रॉम गुंटूर टू राजमुंड्री बाय कार एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and return to Guntur at a speed of 60 km per hour. The average speed for the whole journey is, the average speed for the whole journey is, अब उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा फॉर द होल जर्नी। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए वो गुंटूर से राजमुंड्री जा रहा है, फिर राजमुंड्री से गुंटूर आ रहा है, मतलब दोनों ही टाइम उसका जो डिस्टेंस था वो तो सेम था, दोनों ही टाइम उसका डिस्टेंस जो था वो तो सेम था। हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस कितना लिया था, x लिया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, क्योंकि x जा रहा था फिर x से आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। अच्छा, टोटल टाइम मतलब जाने के टाइम कितना टाइम लगा और आने के टाइम कितना टाइम लगा। जाने के टाइम जितना टाइम लग रहा है वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से टाइम निकल जाता है, और डिस्टेंस तो होगा x, क्योंकि जाने के टाइम तो बस उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया था, तो डिस्टेंस हो गया x, स्पीड कितना था 50, तो x बाई 50। ठीक है,
आने के टाइम वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, लेकिन स्पीड उसका है 60, स्पीड उसका है 60। तो यही हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 60 into x that is 60x plus 50 into x that is 50x. तो 60 plus 50 that is 110x, 110x whole divided by 50 into 60 that is 3000। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x into 3000 divided by 110x, ये कैसे लिखा मैंने? 2x डिवाइडेड बाई ये है ना, तो 2x इंटू ये वाला नंबर उल्टा हो जाता है ना, वही वाला मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। x और x तो खुद में कट गया, कैंसिल हो गया, 0 और 0 भी खुद में कट जाता है। क्या बन रहा है? 2 इंटू 300 दैट इज 600, तो 600 डिवाइडेड बाई 11, तो 600 डिवाइडेड बाई 11 विल बी द आंसर। तो 600 डिवाइडेड बाई 11 अगर करते हैं तो 1150 जा 550, फिर 11 4 जा तो 54.54, यही वाला आपका आंसर होना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लेना। तो 54 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, तो 54.54 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले शॉर्टकट क्यों नहीं दिखाया? आप बोलोगे तो पहले शॉर्टकट ही दिखा देते, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्पीड आपको दिया हुआ है या फिर ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, वो 3 अलग अलग पार्ट में ट्रेवल कर सकता है, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये स्पेसिफिकली हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ही एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, लेकिन अदर केसेस में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं। जब कभी भी ऐसा हो कि कोई बंदा किसी एक जर्नी को कवर कर रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, या फिर डिस्टेंस अगर सेम है और उसका स्पीड अगर अलग अलग है, ऑब्वियसली स्पीड अलग है, या फिर जो भी है सेम स्पीड है, जो भी है, उस केस में अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2 इंटू 50 इंटू 60। अच्छा, फॉर्मूला लिखते पहले, अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा? पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो देखो 2 इंटू 50 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50 कहां से आया? स्पीड 1। 60 कहां से आया? स्पीड 2। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 2 इंटू 50 इंटू 60, तो 50 इंटू 60 करने से होता है 6000, 6000 इंटू 2 सॉरी 50 इंटू 60 करने से होता है 3000, 3000 इंटू 2 करने से कितना हो जाता है? 6000। 6000 डिवाइडेड बाई 110, 6000 डिवाइडेड बाई 110, 0 0 तो कट गया, तो 600 डिवाइडेड बाई 11 यहाँ पे भी आ रहा था, 600 डिवाइडेड बाई 11 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। लेकिन फॉर्मूला हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं है, बस इसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसे ही चलना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अदरवाइज? ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है ये? चलिए आगे चलते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही अगला क्वेश्चन है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। A train crosses a platform in 24 seconds traveling with a speed of 60 km per hour. If the length of the train is 150 meters, then find the length of the platform. या what is the length of the platform? आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी एक ट्रेन का स्पीड आपको पता है 60, डिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कोई भी ट्रेन किसी ऐसे बॉडी को क्रॉस करे जिसका एक सर्टेन लेंथ होता है, तब जाके डिस्टेंस के जगह पे हम लोग ट्रेन का भी डिस्टेंस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई टाइम। उसको कितना लगता है? 24 लगता है, सिंपल। लेकिन ये जो ट्रेन था उसका लेंथ आपको पता है, उसका लेंथ कितना है? 150, ठीक है। इस p का वैल्यू निकालना है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे ये जो 60 है उसको कन्वर्ट करना भी जरूरी है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? ये तो था मीटर, ये तो था सेकंड्स, ये तो है किलोमीटर पर आवर ना, तो किलोमीटर के साथ मीटर और सेकंड का कोई रिलेशन नहीं होता है। ऑप्शन भी देखिए मीटर्स में है, इसका मतलब इस वाले स्पीड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे
तो किलोमीटर से मीटर जाने के लिए हम लोग करते हैं 5/18, बस ये हो जाएगा आपका। अभी आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसको लिख लेंगे। सॉल्व करते हैं। 18 और 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, ये 6 से अगर जाता है तो ये 3 और ये बन जाएगा 4। तो 3 और 60 जाता है तो 20 इंटू 5 करते हैं तो कितना हो जाता है 100। तो 100 इक्वल्स टू 150 प्लस पी डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इंटू 100 अगर करते हैं तो 400 माइनस 150 अगर करते हैं तो 250 इक्वल्स टू पी। तो यही होगा अपना लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। बस आपको ये टेक्निक याद रखना है, टेक्निक नहीं ये मेथड्स याद रखने हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ट्रेन ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रहा है जिसका कोई लेंथ है तो टोटल लेंथ चेंज हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ और उस बॉडी का लेंथ। अगर तो किसी ऐसे बॉडी को क्रॉस कर रहा है जिसका स्पेसिफिक कोई लेंथ है ही नहीं, जैसे कि किसी इंसान को, किसी पोल को, तब जाके सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का लेंथ को लिखेंगे। बस यही। ट्रेन में एक रिलेटिव स्पीड वाला भी क्वेश्चन होता है, उसको भी अच्छे से देखना आप। मैं आने वाले वीडियोस में उस टाइप के क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा। तो चलिए आंसर कितना 250 कहा गया, ये रहा 250। तो 250 विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। A 240 meter long train passes a platform in 45 seconds while it passes a single board in 16 seconds. एक 240 मीटर का एक ट्रेन है, वो किसी सिंगल बॉडी को, सिंगल बोर्ड को क्रॉस करता है देखिए 16 सेकंड्स में। कितने सेकंड्स में? 16 सेकंड्स में। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्यों यहाँ पे डिस्टेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ 240 लिया? क्योंकि वो एक सिंगल बोर्ड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यही वाला ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, यही वाला ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता है। चलिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म कितने टाइम में करता है? 45 सेकंड्स में करता है। ये भी था ट्रेन का स्पीड, ये भी है ट्रेन का स्पीड। देखिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो दोनों स्पीड को मैं यहाँ पे इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट करने से ये पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। निकाल लेते हैं पी का वैल्यू। चलिए यहाँ पे 45 व्हाइल इट पासेस 240 प्लस पी। चलिए इक्वेशन सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करते हो तो रिजल्ट कितना आ जाता है? रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 80 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। 240 डिवाइडेड बाय 16 अगर करते हैं, ये वाला 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? इनटू हो जाएगा 45, ठीक है। इनटू हो गया 45 इक्वल्स टू 240 प्लस पी। चलिए अभी करना है 15 इंटू 45। तो 15 इंटू 45 अगर करते हैं तो इधर से आता है 450 और इधर से आता है 225। तो 475 675 इक्वल्स टू कितना? 240 प्लस पी। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 675 माइनस 240। तो 675 से पहले तो 40 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 635। 635 से अगर 200 को माइनस कर देते हैं तो 535 435। तो 435 विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म जो भी है वही वाला। ऐसे करके आप यहाँ पे आराम से चल सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी इस वाले क्वेश्चन में ना एक आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते थे, बहुत एक सिंपल डायरेक्ट लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते थे। मैं उसको बस बता रहा हूँ, आपको करना है तो आप वो लॉजिक से भी कर सकते हो, आप इस इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो। लॉजिक क्या है, इस वाले इक्वेशन से या फिर इस वाले चीज से तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना स्पीड क्या है ट्रेन का। 240 डिवाइडेड बाय 16, तो स्पीड कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतना? 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब यहाँ पे ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पे ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा था और यहाँ पे ट्रेन के डिस्टेंस प्लस किसी और डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। तो वो किसी और वाले जो डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है उसी डिस्टेंस के चलते उसको टाइम भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो टाइम उसको कितना ज्यादा लग रहा है ये तो यहाँ से निकाल सकते हैं। टाइम देखिए उसको कितना ज्यादा लग रहा है, यहाँ से 29, उसको 29 सेकंड्स ज्यादा लग रहा है। 29 सेकंड्स उसको ज्यादा लग रहा है। टाइम इक्वल्स टू 29। चलिए 29 सेकंड्स उसको ज्यादा लग रहा है। अब ये वाला जो ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी क्रॉस कर रहा था। तो 29 सेकंड्स उसको अगर ज्यादा लग रहा है और उसका स्पीड कितना था? उसका स्पीड था 15। तो 29 इंटू 15 भी अगर आप करते हो तो 435 होता है
और 435 विल बी द आपका आंसर। 435 आपका आंसर। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। 29 इंटू 15 देखिए 435 होता है, 435 विल बी द आंसर। आप डायरेक्टली वो लॉजिक भी यूज कर सकते हो। लॉजिक यूज नहीं करना है आपको, आप एडीआरई में इस टाइप के फ्रेम में भी अगर करते हो तो वेल एंड गुड, आपके पास बहुत टाइम होता है, आप आराम से करके आ सकते हो। लेकिन मैंने बस ये दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर आप इसको ग्रैब कर पाते हो तो अच्छी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलते, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व। अ बोट कैन डू अ राउंड ट्रिप ऑफ 88 किलोमीटर 44 किलोमीटर टू एंड फ्रो। इसका मतलब एक बोट पहले कहीं जाता है फिर वापस आता है, 44 किलोमीटर जाता है और 44 किलोमीटर वापस आता है। इसका मतलब क्या, टोटल 88 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इस जर्नी को ट्रेवल करने के लिए उसको टोटल 12 घंटा लगता है, तो टाइम उसको लग रहा है। जब बोट कहीं जा रहा था फिर कहीं आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार तो वो डाउनस्ट्रीम जाएगा और एक बार तो वो अपस्ट्रीम जाएगा। तो टाइम उसको टोटल कितना लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम आने में, यही वाला टाइम कितना लगता है 12। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो और अपस्ट्रीम मतलब क्या, अगेंस्ट द फ्लो। तो टाइम विद द फ्लो प्लस टाइम अगेंस्ट द फ्लो, जब जाएगा तब डाउनस्ट्रीम, जब आएगा तब अपस्ट्रीम। टोटल टाइम कितना लगा, 12 घंटा। अब एक चीज पता होना चाहिए, जो डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द करंट या फिर स्पीड ऑफ द वाटर। अब इस हिसाब से अगर होगा तो हम लोग टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दैट इज 44 तो दिया हुआ है ना, 44 जा रहा है, डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज x प्लस वाई। x यहां पे होगा स्पीड ऑफ द बोट और y यहां पे हो जाएगा स्पीड ऑफ द करंट। अपस्ट्रीम जब आएगा तब भी तो वो 44 किलोमीटर ही आ रहा है, ये लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अपस्ट्रीम का जो स्पीड होता है ना, वो बोट का स्पीड और वाटर के स्पीड का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई। टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, सिंपल। अब देखो 44 डिवाइडेड बाई 3x प्लस x, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है if the ratio of boat speed to stream speed is 3:1, मतलब जो बोट का स्पीड है दैट इज x और जो स्ट्रीम का स्पीड है दैट इज y, उनका रेशियो यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूँ ना 3x और इसको x लिख सकता हूँ, बस यही लिखा मैंने यहाँ पे। 44 डिवाइडेड बाई 3x माइनस x, टोटल कितना हो गया 12 हो। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 12 टाइम लग रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 44 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 44 डिवाइडेड बाई क्या 2x इक्वल्स टू कितना, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा टोटल वही आपका निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले देख लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 44 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हो तो कितना होता है 11 होता है, डिवाइडेड बाई x निकल के आ रहा है, प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हो तो 22 होता है, डिवाइडेड बाई कितना निकल के आता है x निकल के आता है, इक्वल्स टू कितना 12, इक्वल्स टू कितना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, x ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 22 इक्वल्स टू कितना 12, तो 33 इक्वल्स टू 12x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 33 बाई 12 और 33 बाई 12 अगर करते हैं तो 2.5। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया 2.75। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू अगर 2.75 है तो यहाँ पे 3:1 जो था उसमें 1 का वैल्यू क्या था, 1 क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम था, मतलब 1x, तो x का वैल्यू 2.75 विल बी द आंसर। आपको अगर पूछ देता व्हाट इज द फाइंड बोट का स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, तब आप करते 2.75 into 3, जो भी होता वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड पूछा हुआ है इसलिए 2.75 विल बी द आंसर। तो स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो, इसमें तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो आप अच्छे से इसको देखो। आने वाले वीडियोस में फिर से एक बार टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, ये सब के क्वेश्चंस को लूंगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो
जाहिर सी तौर पे आप इसको लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते जाए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। शार्पनर की तरफ से आप सभी को पहले से कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट इन एडवांस। थैंक यू।